hello everyone, welcome back to my new video of class 11 biology chapter number 7 structural organization in animals। लास्ट टू वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मस्कुलर टिश्यू में हम लोग बात करते हैं मसल्स के बारे में। अपनी बॉडी का मेजरली जो वेट है वो मसल्स की वजह से ही आता है। सो मसल्स फाइबर है, मस्कुलर टिश्यू है, तो उसके जो सेल्स होते हैं उनको फाइबर कहते हैं। ओके, मसल के सेल्स को फाइबर कहते हैं। एंड दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन। वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करते, एक दूसरे में पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं। कंपोज्ड ऑफ फाइन फाइब्रल्स कॉल्ड मायोफाइब्रल्स। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एक मस्कुलर ये फाइबर है, अब फाइबर में ऐसे ऐसे फाइब्रल्स होते हैं, फाइन फाइब्रल्स, पतले पतले फाइब्रल्स होते हैं। अब एक मस्कुलर टिश्यू है, उसके सेल्स होते हैं फाइबर्स। अब वो फाइबर्स बनते हैं फाइब्रल से, और हम लोग उन्हें कहते हैं मायोफाइब्रल्स। और जहां भी वर्ड मायो आए तो समझ जाइएगा मसल्स के बारे में बात हो रही है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे तभी मसल्स की मूवमेंट होगी, हम लोग भी कुछ काम कर पाएंगे। और इलास्टिक भी होते हैं ये। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस होते हैं, ऐसे डार्क बैंड्स, लाइट बैंड, डार्क बैंड्स, लाइट बैंड्स के स्ट्राइशंस होते हैं, तो इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स में हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, बट कार्डियक मसल्स में हमें स्ट्राइशंस दिखाई देते हैं, बट थोड़े कम अमाउंट में दिखाई देते हैं, इतने थोड़े फेंटली होते हैं। बट स्केलेटल मसल्स काफी ज्यादा डार्क और लाइट बैंड से बने होते हैं। और डार्क बैंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है। ये हम लोग डिटेल में लोकोमोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये होता है डार्क बैंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से, और एक्टिन प्रोटीन की वजह से होता है लाइट बैंड। ओके, क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। स्केलेटल मसल नाम से ही दिख रहा है कि स्केलेटल बोन से काफी क्लोज एसोसिएशन में होंगे, और इसलिए वो वॉलेंटरी भी होते हैं। वॉलेंटरी मतलब जिन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बाइसेप को जिम में जाते हो तो बाइसेप और ट्राइसेप को फ्लेक्स करते हो, बट आप स्टमक के मसल्स को तो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अपने सोचने की शक्ति से। इसलिए स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी होते हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, वॉलेंटरी, उसे हम खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। और वॉलेंटरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये बोन्स के काफी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। अब मैंने बताया था बोन्स और एक मसल को कौन कनेक्ट करता है? एक बोन और मसल को कनेक्ट करता है टेंडन। तो टेंडन इनको कनेक्ट करता है, और हम लोग इन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। बाइसेप, ट्राइसेप, जो भी अपने स्केलेटन बोन्स के कांटेक्ट में होगा, जिसे आप कंट्रोल कर पाओगे, वो स्केलेटल मसल होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स नाम से दिख रहा है कि स्मूथ होता है, और ये टेपर होता है बोथ एंड में, इसलिए हम लोग इसको फ्यूजीफॉर्म शेप का कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म। अब मैं समझाता हूं कैसे। लाइक ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं फ्यूजीफॉर्म, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से टेपर होते हैं। ओके, पतले होते हैं, और इस शेप को हम लोग कहते हैं फ्यूजीफॉर्म शेप। सेल जंक्शंस होल्ड टुगेदर। सेल जंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि सेल जंक्शन जैसे दो फाइबर है, दो मसल फाइबर है, उसको कनेक्ट करता है ताकि कोऑर्डिनेशन बैठ सके, ऐसे। ओके, इनवॉलेंटरी होते हैं, मैंने बताया ना, ये वॉलेंटरी नहीं होते हैं। स्केलेटल मसल को हम खुद कंट्रोल कर पाते हैं, बट इसे नहीं कर पाते। आप ईसोफेगस को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते ना, स्टमक को नहीं कर सकते, किसी भी एलिवेंट्री कैनाल में जो इंटेस्टाइन है उसे नहीं कर सकते, तो वो स्मूथ मसल्स
कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनमें स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, ये इसलिए स्मूथ बोलते हैं, नो स्ट्राइशंस। लिख देता हूं मैं, नो स्ट्राइशंस। ओके, एग्जाम्पल वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन। ओके, इजी। मूविंग फॉरवर्ड टू कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, जहां भी वर्ड कार्डियक आए, कार्डियो आए, तो समझ जाना हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये मसल एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलता है और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, बट ये वॉलेंट्री नहीं होता। आप हार्ट को खुद कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप बीट करता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल तो है बट इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री। ओके, सेल जंक्शन इनमें भी होता है। सेल जंक्शन नहीं होगा तो फिर, अब जैसे एक हार्ट का मसल है, अब एक छोटा सा पार्ट कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो दूसरे जगह दूसरे फाइबर को भी तो सिग्नल भेजेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए सेल जंक्शन की भी जरूरत होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करता है दो फाइबर के। ओके, कम्युनिकेशन जंक्शन कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अपने कार्डियक मसल का, इसे जरूर याद कीजिएगा। इंटरकैलेटेड डिस्क होते, कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं उन्हें। अब दिख रहा है, नाम से दिख रहा है, कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, सिग्नल को एक इधर से उधर भेजने के लिए हेल्प करता है, ताकि पूरा एक हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, एक साथ रिलैक्स हो पाए, इसलिए कम्युनिकेशन जंक्शन चाहिए रहता है ताकि कम्युनिकेट कर पाए आपस में। अलाउ सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा एक यूनिट में, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पार्ट कर रहा है फिर थोड़ा सा पार्ट कर रहा है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में मिलते हैं कार्डियक मसल। ओके, अब ये तीन फोटोज हैं अपने एनसीईआरटी के। ये अपना स्केलेटल मसल का है, ये स्मूथ मसल का है, और ये कार्डियक मसल है। ओके, अब मैं समझाता हूँ। ये स्ट्राइशंस तो है ना इसमें, देखो इसमें भी स्ट्राइशन है कार्डियक मसल में भी, बट इतने नहीं होते जितने स्केलेटल में होते हैं। न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली हो गई सेल तो, और ये देखो ये स्मूथ मसल टेपर है, टेपर है, चपटे होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, इसलिए इसे फ्यूजिफॉर्म शेप कहते हैं इस शेप को। और अब कार्डियक मसल में आप देख रहे होगे ये सब, ये क्या है, ये डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसी से कम्युनिकेशन होता है पूरे मसल्स का, कार्डियक मसल का। ओके, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू एक टिश्यू है, तो उसमें भी सेल्स होंगे, वो भी किसी सेल से ही बना होगा, और उनके सेल्स को कहते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कहते हैं न्यूरल टिश्यू के सेल को। ओके, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द, सॉरी, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। अब कहीं पे स्टिमुलस आ रहा है, किसी आपको कहीं पिन चुभ गया तो आप एकदम से पैर हटाते हो, आपको कहीं कुछ गर्म लगा तो एकदम से हाथ हटाते हो, तो क्यों हो पाता है, न्यूरॉन्स की वजह से हो पाता है, एकदम से सिग्नल ट्रांसफर हो पाता है इधर से इधर। वो किस लिए हो पाता है, न्यूरॉन्स की वजह से हो पाता है सिग्नल ट्रांसफर। इसलिए जो बॉडी का जो रिस्पॉन्सिवनेस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेके, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरल टिश्यू की वजह से आ पाता है। ओके, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और वो एक्साइट होते हैं, एक्साइट मतलब सिग्नल ट्रांसफर कर पाते हैं, आयोनाइज हो पाते हैं, अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं, वो न्यूरल टिश्यू, न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ोगे चैप्टर में, ह्यूमन फिजियो में। ओके, एक सेल्स और होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका काम होता है प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को, न्यूरल टिश्यू को। अब कहीं पे कट गया, कहीं पे अब गिर गए, तो फिर वहां पर जो न्यूरॉन्स है वहाँ वो डैमेज हो जाएंगे, और न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं हो सकते। न्यूरॉन्स की एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड हो पाए, एक बार बन गए तो बन गए, फिर वो डिवाइड नहीं होते न्यूरॉन्स। इसलिए न्यूरल जो डिजीज होते हैं, न्यूरल जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं, अगर वो खराब हो गए तो फिर खराब हो जाता है, न्यूरल बहुत डेंजरस हो जाता है फिर। इसलिए अब क्या करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ये
प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी अगर कट लग गया तो उसे वहां पे जाके भर देंगे, उसको वहां पर सपोर्ट कर देंगे ताकि स्टेबल रहे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल न्यूरल टिश्यू, मोर देन हाफ होता है वैसे तो, यहाँ मिसिंग है मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, आधे से ज्यादा न्यूरल टिश्यू का पार्ट न्यूरोग्लियल सेल्स ही बनाते हैं। ओके, ये पैराग्राफ देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neurons ending or output zone, neurons ending को output zone भी कहते हैं, triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. अब मैं समझाता हूँ। अब जैसे एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके एडजेसेंट, इसके पीछे एक और न्यूरॉन होगा, ऐसे इसके डेंड्राइट्स होंगे, एक्सॉन होगा, है ना। तो अब कोई सिग्नल आ रहा है इसमें से, ऊपर वाले न्यूरॉन में से, तो अब हो सकता है कि वो ऐसा कोई सिग्नल भेजे कि उस आगे वाले न्यूरॉन को स्टिमुलेट भी कर सकता है, उसको एक्साइट भी कर सकता है, या तो इनिबिट भी कर सकता है। तो बस वही लिखा है कि triggers the event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron. ओके, तो बस ये सब। और इसमें एक मेन बात है कि जो डिस्टरबेंस होता है, जो सिग्नल होता है, वो अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसफर होता है न्यूरॉन में। मतलब ऐसे न्यूरॉन, ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के अंदर नहीं जाएगा, एक्सॉन के ऊपर 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 अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे 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 ट्रांसफर होता है। और वो कैसे होता है मैं बताता हूँ, सॉल्टेटरी मूवमेंट की वजह से होता है, मैं बताता हूँ कैसे। अब ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है, और सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं हम लोग। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन और जो सेल बॉडी है उसके जंक्शन को एक्सॉन हिलॉक कह देंगे। और माइलिन शीथ होती है, माइलिन और श्वान सेल्स, श्वान सेल्स अपने इधर सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीथ सीक्रेट करते हैं अपने ऊपर ही। और माइलिन शीथ होता क्या है, माइलिन शीथ एक जो कंडक्ट नहीं कर सकता किसी भी सिग्नल को, वो एक्साइट नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं होता, वो इनकंडक्टेबल होता है, इसलिए वो ऐसा मूवमेंट शो करता है सिग्नल, सॉरी ऐसे ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इधर जंप करेगा, जंप माइलिन शीथ के ऊपर जंप करता रहता है, उससे फास्ट मूवमेंट और हो जाती है, और फास्ट हो जाता है। और जो नोड ऑफ रेनवियर है, वो दो माइलिन शीथ के बीच में स्पेस दिख रहा है, जहां पे माइलिन शीथ नहीं होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर कह देंगे। लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल होता है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है और काफी इजी था ये चैप्टर, आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।